डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में जरा सी ढील क्या मिली, लोग सड़कों पर ऐसे निकल पड़े जैसे मानो कोरोना का डर ही खत्म हो गया हो। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि कोरोना की असली चुनौती तो अभी शुरू हुई है। मुजफ्फरपुर में प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों को आवश्यक निर्देश और नियमों के साथ गुरुवार से खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बगैर अनुमति वाले कई दुकान भी खुले मिले। प्रशासन द्वारा लगातार बोलने के बावजूद भी शहर में कई दुकान बेझिझक खुल रहे थे। गुरुवार को पुलिस के सब्र का बांध टूट गया और ब्रह्मपुरा इलाके के एक साथ आधा दर्जन दुकानों को सील करने के साथ ही दुकानदार पर एफआईआर दर्ज तक हो गए। इतना ही नहीं, 50 ऑटो और 200 से ज्यादा बाइक को भी जब्त कर लिया गया। डीएम ने साफ कर दिया है कि जिन दुकानों को आदेश दिया गया है सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी। वहीं एसएसपी ने भी बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छूट दी गई है उसको, उसमें जो है उसी का पालन कराया जा रहा है। कल अराउंड लगभग 50 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा, 100 से ज़्यादा रिक्शा, 200 के आसपास रिक्शा, इन सभी का जो है क्या कहते हैं जब्त किया गया है। इसके अलावा भी और भी आज भी इसके में कार्रवाई चल रही है। अराउंड 200 व्हीकल्स को जब्त किया गया। सुबह शाम फिर से यही कार्रवाई आगे की जाएगी। और कुछ लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम हो गया था कि लॉकडाउन में बाकी सारी चीज़ें खुल गई हैं, उसके ऊपर ब्रह्मपुरा थाने में भी केस किया गया है और भी आगे इसी तरह कार्रवाई चलेगी। लगातार सर इस बात का धज्जिया उड़ा रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज होगा, क्या? देखिए, जो लोग निकले हुए हैं, जो मार्केट में निकले हुए हैं, वो लोग जो है क्या कहते हैं किसी काम के लिए अगर निकले हुए हैं उन्हीं को ही जाने दिया जा रहा है। और जैसे जैसे जो है चीज़ों में और जो जो चीज़ें हो रही, जो मार्केट में ओपन हो रहा है, उसमें जिन लोगों की संख्या बढ़ रही है, किसी के मेडिसिन के लिए है, किसी को मार्केट जाना है, किसी को मोबाइल रिचार्ज कराने जाना है, तो वो सारी चीज़ों का ही पालन किया जा रहा है। हाँ, इसमें हम लोगों ने दिन फिक्स कर दिया है दुकान खुलने का कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेंगी, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लोगों को पहनना है, चाहे खरीदार हों चाहे दुकानदार हों, और भीड़ ज़्यादा नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक जो दुकानें हैं इन सामानों की, इनको हम लोगों ने 3 दिन सप्ताह में खोलने का निर्देश दिया, और वो भी 10 बजे से 4 बजे तक दिया है, क्योंकि 10 बजे के पहले सब्जी वगैरह खरीदारी के लिए भीड़ काफ़ी होती है, और 4 बजे के बाद भी हम लोग देखते हैं कि किराना स्टोर या फिर सब्जी की दुकानों पर भीड़ हो रही है। इसलिए इन दुकानों को 10 बजे से 4 बजे के बीच में हम लोगों ने खोलने की अनुमति दी है, और सप्ताह में 3 दिन दिया है। कुछ जो ज़रूरी सामान है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से संबंधित हैं, उनको प्रतिदिन हम लोगों ने अलाउ किया है। सैलून जो है उसको हम लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे तक अलाउ किए हैं, और रविवार को हम लोग सभी को बंद रखे हैं कि एक बार पूरी तरह से बंद रहे और शांति रहे और हम लोग उसको देख सकें। लगातार बिहार से बाहर से लोगों का ट्रेन से आने का सिलसिला जारी है। इसी की व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी और एसएसपी ने रेलवे स्टेशन जाकर वहां के व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि बुधवार को कोटा से जब मुजफ्फरपुर ट्रेन आई थी तब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई थी। इसी वजह से व्यवस्था की पोल भी खुल गई थी। इसके बाद डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म पर हम लोगों ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए चिन्हित कर दिया है जगह, गोला भी बना दिया है, और उसको लोग कर भी रहा है। कल थोड़ा सा असुविधा हुई थी, जिसमें कि जब कोटा से स्टूडेंट आए थे, काफ़ी भारी मात्रा में सामान था उनका, और वो 5, 6, 7 लोग एक साथ सामान लेके निकल पा रहे थे, और फिर बस में रखने वगैरह में भी दिक्कत हो रही थी। तो उसको लेकर के स्टेशन के बाहर थोड़ा सा गैदरिंग हुई थी, तो उसको हम लोग आज हम और एसएसपी साहब उसका निरीक्षण किए हैं और उसकी तैयारी कराएं हम लोग कि बाहर जो है रेलवे स्टेशन के बाहर जो भीड़ होगी वो भी नहीं हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बस में जाकर के बैठें और गंतव्य स्थान के लिए अपना प्रस्थान करें। और सामान अगर अधिक है तो उसके लिए हम लोग अब बस के साथ एक सामान ले जाने के लिए अलग से गाड़ी उपलब्ध करा देंगे संबंधित जिले के लिए, ताकि सामान के कारण बस में असुविधा नहीं हो, लोगों को बैठने में देरी नहीं हो। तो होम क्वारंटाइन करा रहे हैं उसको कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको
जिस कर पा रही है कि वो वाकई क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे हैं? एक तो हम लोग उनसे शपथ पत्र भरवा रहे हैं कि होम क्वारंटाइन में रहेंगे, और पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन से भी वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे, और उनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी है, तो उसका पालन करेंगे। ये एक तो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जितने लोग इस तरह के जा रहे हैं उसकी सूची हम लोगों के पास है, उसको हम लोग प्रखंड वाइज भेज रहे हैं, और हमारी जो स्थानीय सेविका हैं या आशा हैं, इन लोगों के माध्यम से जो हमारी टीम बनी थी पूर्व में कि उन लोगों पर नज़र रखना है, उनके माध्यम से भी हम लोग इसका करेंगे। जो सर सूचना दी जा रही है, हम लोग एक सभी देखे हैं आज ही मुशायरे में, ब्लॉक से या फिर जो ICDS है वो फॉलो नहीं कर रहा है, उनको सूचना देने मतलब निराश है आशा लोग कि हम लोग सूचना कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। कहाँ से? मुशायरे में नहीं, कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? ICDS के जो चार्ज है, आशा जिसको रिपोर्ट कर रही है, नहीं, इसको जैसे हैदराबाद से आए हैं, बाइक से आए हैं, उनकी रिपोर्टिंग पिछले 3-4 दिनों से मुशायरे में की जा रही है, लेकिन ब्लॉक लेवल की जो टीम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। नहीं, वो हम लोग देख लेंगे। कहीं का अगर स्पेसिफिक इशू है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोगों ने 4-4 टीम एक शिफ्ट में बनाया हुआ है। 3 शिफ्ट में कुल 12 टीम बनी हुई हैं पैरामेडिकल स्टाफ की, चिकित्सक की, और वो जा करके उनका काम ही यही है कि जहाँ से सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ जा करके उसका मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, ज़रूरत है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए रेफ़र करेंगे, या होम क्वारंटाइन में अगर रहना है तो होम क्वारंटाइन के लिए कहेंगे, और उसको आशा या सेविका के माध्यम से उसकी निगरानी भी करेंगे। सेंटरों की संख्या बढ़ाई भी जाएगी क्वारंटाइन सेंटर? सेंटर की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 47 हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न केंद्रों में रह रहे हैं, और हम लोग नज़र रख रहे हैं और तैयार करके भी रखे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे। लॉकडाउन में प्रतिदिन दर्जनों बाइक पुलिस के द्वारा जब्त की जा रही है। बिहार पुलिस की तैयारी कर रही महंत मनियारी की एक छात्रा का स्कूटी जब्त करना पुलिस के लिए सिर दर्द बन गया। छात्रा ने यातायात थाने के सामने ही धरने पर बैठकर जमकर हंगामा मचाया। जरा देखिए इन तस्वीरों में बगल में हेलमेट रखकर एक ठेले पर बैठी ये छात्रा महंत मनियारी की शिवानी चौधरी है। गुरुवार को डॉक्टर से दिखाने शिवानी अपने भाई के साथ स्कूटी से ट्रिपल लोडिंग होकर जूरन छपरा आई थी। पुलिस ने शिवानी की स्कूटी जब्त कर थाने ले आई। यातायात थाने के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कभी ये रो रही थी तो कभी पुलिस वाले को ही धमकी दे रही थी। अंत में पुलिस को स्कूटी छोड़नी ही पड़ी, तब जाकर वो शांत हुई और अपने घर के लिए रवाना हुई। वहीं शिवानी के पिता सुनील ने बताया कि शिवानी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मजबूरन उन्हें ट्रिपल लोडिंग का सहारा लेना पड़ा। मेरा कसूर बस इतना है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल जो हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सही जगह पे नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, और वो सबको कड़वा लगता है क्योंकि सत्य कड़वा होता है। क्या लगा बेवजह पुलिस पकड़ी आपको? बेवजह किसी भी कारण अगर कोई वो रीजन दे दे तो मैं आज खुद मैं उनको हथकड़ी पहनाने के लिए अपना कलाई आगे कर रही हूँ। तो क्या मतलब यहीं पर बैठी रहेंगी, आगे जाके बात उस नहीं करेंगी? बात करने के लिए ये लोग हमको जगह नहीं, मतलब मेरे पापा खुद गए हैं बात करने, ठीक है? आपको पकड़ा है, उसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, पर पुलिस अफसर ही है। महिला पुलिस ही पकड़ी है, इल्जाम भी महिला पुलिस ही लगाई है, और मेरा गाड़ी भी महिला पुलिस ही है। आरोप ये लगाया गया है कि 3 आदमी से स्कूटी पे नहीं बैठना है। 3 आदमी से थे? 3 आदमी से थे, मेरा भाई, मेरी बहन और मैं। लेकिन इसलिए क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। तबीयत खराब था? तबीयत खराब था। कहाँ, कौन डॉक्टर क्या जा रहे थे? संजय कुमार डॉक्टर, वो साइकोलॉजिस्ट है एक बहुत बड़े। ये भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हुए है। हमारी सेकंड बेटी है, वो भी बिहार पुलिस में है। सर स्टाफ भी बोलने पर ये लोग नहीं रियलाइज किया। बच्ची का ज़्यादा तबीयत खराब? इसका सर आज 3-4 दिन से हम दिन रात नहीं सो रहे हैं, ड्यूटी भी आके कर रहे हैं। हम ड्यूटी से अभी तुरंत आए हैं, इसको बुलाए थे दिखलाने के लिए। हम सर करेंसी चेस्ट में हैं सर, बैंक ऑफ इंडिया में ड्राइवर हैं। ये गाँव से बुलाए थे इन लोग। बिहार पुलिस में है जी। गुरुवार की सुबह सकरा के चंदनपट्टी गांव स्थित मक्के की खेत में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं युवती के चेहरे पर जख्म के कई निशान भी मिले हैं। उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। युवती की पहचान हो गई है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना इनको मिला है ना कि मेरी बच्ची की हत्या हो गई है ना। इसी सूचना पर इन्होंने इसी हाई स्कूल के पीछे 200 मीटर के मकई के खेत में
आए हैं और देखने से पता चलता है कि इस बच्ची के साथ जो है सो दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद हत्या हुई है नहीं। फिर पूरे पुलिस प्रशासन जो है सो शनाख्त किया जा रहा है नहीं। और जो दुष्कर्म किया है, इसकी हत्या किया है, वो वादी बख्शे नहीं जाएंगे। 5 बजे करीबन पता लगा है व्हाट्सएप पर रूबी को हत्या हो गया और उसी पर हम लोग मतलब रात पे कब से गायब है आपके यहाँ से? 11 बजे रात से। हाँ 11 बजे हुआ वही ना बाबा, हाँ 11 बजे रात से, मतलब लाइट गई तभी लाइट के बाद निकल गए शायद। तब मतलब इसके बाद सवेरे पता चला आपको? नहीं, जी क्या लग रहा है आपको? बोले ना कि दुष्कर्म हुआ है, उसके हाँ साथ दुष्कर्म हत्या हुआ हुआ है, है। हत्या हुआ है, है ना, है ना। दुष्कर्म करके हत्या कर। सदर थाना की पुलिस ने पकड़ी इस्माइल से अंतर जिला गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 8 गोली, 1 बाइक और 2 मोबाइल जब्त किया गया। पूछताछ में दोनों की पहचान सीतामढ़ी जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव के विकास मिश्र और विक्रम कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ करने के बाद गुरुवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर जिला गिरोह के 2 अपराधी शहर में पहुंचे हैं। दोनों अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही उन्होंने सदर थानाध्यक्ष संजीव सिंह निराला के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर कार्रवाई का आदेश दिया। थानेदार दल बल के साथ पकड़ी इस्माइल गांव के समीप पहुंचे, तभी 2 युवक बाइक से आते दिखे। पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने खदेड़ कर दबोच लिया। पूछताछ में पता लगा कि खरौना गांव में उसकी बहन का भी घर है। वे दोनों वहीं जा रहे थे। विकास पर 2 हत्या और 1 रंगदारी मांगने का केस बेलसन थाना में दर्ज है। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि जुलाई 2014 में उसने गांव के ही नरेश शाह को रंगदारी नहीं देने पर अपने एक साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2018 में गांव के ही मुखिया टूना सिंह ने उसे गांजा पीने के लिए डांटा, फटकारा और धमकी दी थी। गुस्से में आकर उसने मुखिया को भी गोली मारकर हत्या कर दी। सदर थाने में रात्रि गश्ती के दौरान सदर पुलिस को गश्ती के दौरान एक मोटरसाइकिल से 2 अपराधी आते हुए दिखे और उनकी जांच करने पर उनके पास अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। उनका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया गया है। वे बेलसन सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उनके पास आपराधिक इतिहास भी है, हत्या का, रंगदारी का, ये सब केस है उनके। यहाँ आने का सर क्या पर्पज था? कुछ आपराधिक घटना है? आपराधिक साजिश रच के ही आए होंगे। वो कई जगह अपराध में लिप्त रहे हैं। बेलसन में, सीतामढ़ी में रहे हैं। हत्या का केस है, रंगदारी का केस है, उसकी जांच चल रही है। चमकी बुखार एईएस को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। साथ ही एईएस जेई की रोकथाम को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के लगभग 196 पंचायतों को गोद लेने के कार्य को राज्य के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सराहा। पीआईसीयू वार्ड के 15 मई से पूरी तरह 70 बेड को स्पेशल वार्ड को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते साल एईएस के आउटब्रेक को राज्य की सरकार ने बेहद ही गंभीर रूप में लिया था और पूरी तरह से इस गंभीर बीमारी से निजात पाए जाने के लिए अब तैयार है। उन्होंने निरीक्षण के बाद कहा कि सरकार ने इस भवन का निर्माण केवल 6 से 7 महीने में कर दिखाया है, जो सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि में से है, और जून 2020 तक अन्य 30 बेड के एईएस पीआईसीयू वार्ड को समर्पित कर देगा। इस दौरान यह भी कहा कि एसकेएमसीएच के आधारभूत संरचना को विकसित किया जाने के लिए सरकार बेहद गंभीर है और 2500 बेड का वार्ड का निर्माण भी करा रही है, और जिससे पहले चरण में 1500 बेड और दूसरे चरण में 1000 बेड का निर्माण किया जाना है और ये भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही पीआईसीयू वार्ड के 4थे तले पर एक शोध संस्थान भी तैयार किया जा रहा है, जो कि 15 जून तक तैयार हो जाएगा। कोविड-19 को लेकर उन्होंने कहा कि ये भी हम लोगों के लिए एक चुनौती है। लोग आ रहे हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन से, लेकिन अभी तक मुजफ्फरपुर में एक भी केस नहीं है। इस दौरान डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही, सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश सिंह, शिशु विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हर वर्ष के भांति
मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो ज़िले हैं, विशेषकर वैसे जो हमारे प्रखंड जो बूढ़ी गंडक के दोनों किनारे हैं, वहाँ पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चे हमारे प्रभावित होते हैं। पिछले वर्ष एक पीक के रूप में ये एईएस का जो आउटब्रेक था वो हुआ था और उसकी यादें ताज़ा हैं। राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि बच्चों को बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए ये 100 बेड का पीकू अस्पताल यहाँ बनाया जाएगा। एक 60 बेड का एक्यूट इंसेफेलाइटिस वार्ड भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। आप सब याद करेंगे कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में 1500 और फिर द्वितीय चरण में 1000 बेड ऐड किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मंत्रिपरिषद के द्वारा 1500 बेड के लिए जो अस्पताल बनना है उसके लिए लगभग 1100 जो पद हैं उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जा चुकी है और हम लोग जो 1500 बेड का अस्पताल बनाया जाना है उसके लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जा रहे हैं। आज मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद ये था कि ये जो 100 बेडेड पीकू बन रहा है इसको जितनी जल्दी हो हम लोग चालू करा पाए। ये हम लोगों ने इसको स्टील स्ट्रक्चर पे बनाया है और आप देखेंगे कि ये महज 6 से 7 महीने के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। थोड़ा लॉकडाउन के कारण हम लोग 1 महीना पीछे चले गए हैं, इसलिए आज के दिन में जो हम लोगों का स्केड्यूल है वो ये है कि हम 15 मई तक 70 शैया वाले इस पीकू को हम लोग रेडी कर दें, जो पहला, दूसरा और तीसरा फ्लोर है और चौथे फ्लोर पर जो 30 बेड है और सबसे ऊपर में जो शोध संस्थान है इसे हम 15 जून तक रेडी कर देंगे और रेडी करके इसका हम लोकार्पण करा देंगे। अभी हमारे पास करीब 35 वेंटिलेटर्स की भी सुविधा प्राप्त हो गई है, वो मशीन आ गई है हमारे पास। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है स्वास्थ्य विभाग की और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कि हम इस 70 बेडेड पीकू को 15 मई से चालू करके सेवा यहीं पर देना शुरू कर दें। ये अंदर में जो पूरे मेडिकल कॉलेज का सड़क भी बनाई जा रही है और रेनोवेशन भी किया जा रहा है। मैं ज़िला प्रशासन मुजफ्फरपुर खासकर जिलाधिकारी को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को लगातार प्राप्त होता रहा है और आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग इस साल बेहतर सेवा दे पाएंगे। मैं एक बार आया हूँ तो मैं इस बात को फिर से कहना चाहूँगा, अक्सर हम लोग ये पा रहे हैं कि जो बच्चे ये आप जानते हैं ये रात को 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये कन्वल्शन चमकी जिसे हम कहते हैं ये होता है और हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि माता पिता बिना समय गंवाए हुए अपने बच्चे को इमीडिएटली जो निकटतम प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाएं। यदि मेडिकल कॉलेज लाना चाहते हैं उनको जहाँ सुविधा हो लाएं, लेकिन ये समय बहुत हमारे लिए आवश्यक है। वैसे केस जिसमें चमकी शुरू होने से 6-7 घंटे के बाद हम अस्पताल में बच्चों को ला रहे हैं, वैसे बच्चों में हमें दिक्कत हो रही है। तो मेरा सभी माता पिता से अनुरोध है, मेरा सभी जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं उनसे भी अनुरोध है कि 2 घंटे के अंदर हम अपने बच्चों को ले आएँ और इसके लिए राज्य सरकार ने एम्बुलेंस की सुविधा भी फ्री कर दी है। तो यदि आप किसी भी निजी व्हीकल से या एम्बुलेंस से आप अपने बच्चे को अस्पताल में ले आते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा वो राशि आपको फ्री करा दी जाएगी। वो एम्बुलेंस का कॉस्ट आपको नहीं देना है, लेकिन मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि 2 घंटे के अंदर चाहे कहीं से भी बच्चे हों उसको हम इस अस्पताल में ले आएं या निकटतम पीएचसी पे ले जाएं। ऐसा करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। तमाम सुविधाएं तो बहाल हो रही हैं, ब्लड कल्चर मशीन की यहाँ अति आवश्यकता है। आज बात हुई है, ब्लड कल्चर मशीन भी लगा दी जाएगी। लगा दी जाएगी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो कार्य कराए जा रहे हैं वो सब सराहनीय हैं।
खासकर जो आईसी की कार्रवाई की जा रही है, जो अवेयरनेस क्रिएट कराया जा रहा है, जो लोगों में ये संदेश भेजा जा रहा है कि हमें अपने बच्चों के साथ रहना है। मैं फिर कहूँगा, रात को अपने बच्चे को खाली पेट न सोने दें। आवश्यक यदि समझें तो अपने बच्चे को अपने साथ सुलाएं, ताकि यदि 3 बजे या 4 बजे चमकी होता है तो इमीडिएटली उसको पता चल जाए। ये हम लोगों के लिए चुनौती है, मैं कहना चाहूँगा, और हम लोग उनकी सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो रेड जोन से आ रहे हैं, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, ग्रीन जोन से भी आ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में अभी तक अच्छी बात है कि मुजफ्फरपुर में अभी तक कोई केस प्रतिवेदित नहीं हुआ है, लेकिन हमें आगे के दिनों में क्या होगा ये तो कह पाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सब लोग एक साथ आ जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि बुरी चीज़ें दूसरों को ही होंगी, मुझे नहीं होगी। तो ये एहतियात सबसे बड़ी बात है। जितना सतर्क रहेंगे, जितना सजग रहेंगे, उतना इस वायरस को हम अपने से दूर रख पाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कुछ आगे जांच में या किसी प्रकार का पहल करने वाला है क्या? देखिए, जांच में बहुत क्लियर है। अभी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में कोरोना की RT-PCR जांच हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि ये जो कोरोना की टेस्टिंग है इसको सभी जिले के स्तर पर ले जाया जाए। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है और आने वाले दिनों में कोरोना की जो टेस्टिंग और स्क्रीनिंग है ये हम जिला अस्पताल के स्तर पे भी कर पाएंगे। लॉकडाउन के बीच विभिन्न प्रदेशों में फंसे बिहारी मजदूरों के अब सब्र का बांध टूटने लगा है। लॉकडाउन 2 तक तो लोगों ने जैसे तैसे काम चलाया, लेकिन अब ये लोग किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। डेन न्यूज के पास भी दूसरे राज्य के श्रमिकों का वीडियो आ रहा है, जिसमें एक ही गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरह इन्हें घर पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करे। इसी तरह का एक वीडियो तमिलनाडु के त्रिपुरा जिले से आया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर घर लौटने को बेचैन कामगार गुरुवार को सड़क पर उतर आए। श्रमिकों का कहना है कि काम नहीं मिलने से अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। त्रिपुर जिले में फंसे हुए हैं और यहाँ बहुत दिनों से लॉकडाउन होने के कारण कंपनियां बंद है और हमारे पास कुछ पैसा प्राप्त नहीं है कि हम लोग कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पानी भी पैसे से मिलता है और हमारे नीतीश कुमार जी ने जो एप्लीकेशन जारी किया है बिहार जाने के लिए श्रमिक ट्रेन स्पेशल ट्रेन के लिए, हमने उस फॉर्म को भी फिलअप कर दिया, लेकिन अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है और हमारे जितने भी सदस्य हैं उन सभी में से किसी का भी सूचना प्राप्त नहीं है। हम सभी अपना घर जाना चाहते हैं। हर जगह से ट्रेन चालू किया है, यहाँ से क्यों नहीं किया है नीतीश कुमार? हमें नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं। हमारे बिहार सरकार से यही अपील है कि जब लालू यादव जी दे रहे थे बस चलाने के लिए तो उन्होंने नहीं चलाया और कितने मजदूर मर चुके हैं, तब जाकर उन्होंने श्रमिक ट्रेन चलाया और हम लोग को भी यही तादाद पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग को घर जाना है। लॉकडाउन के कारण जहां अधिकांश किसान की गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं पपीते की खेती करने वाले किसान अविनाश को ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाजार में पपीते की इतनी डिमांड है कि व्यापारी खुद उनके खेतों में पहुंचकर पपीता ले जा रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के बीच भी उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। 5 वर्ष पूर्व तक अविनाश भी सामान्य किसानों की तरह अपने खेतों में गेहूं और धान की खेती करते थे, जिससे उनकी आजीविका बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। मगर पपीते की वैज्ञानिक तरीके से खेती एवं अविनाश की मेहनत एवं आगे बढ़ने की ललक ने आज इन्हें अपने इलाके का एक संपन्न किसान बना दिया है, जहां अब गांव के दूसरे किसान भी उन्हें देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। सरेरा प्रखंड के छोटे से गांव भटौलिया के किसान अविनाश आज आधुनिक तरीके से खेती करते हुए करीब 2 एकड़ जमीन में पपीते की खेती कर रहे हैं। सामान्य फसल से ज़्यादा अच्छा बागवानी करना अभी के समय में लाभप्रद है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जो सामान्य फसल है, गेहूं है, धान है, इनको काफ़ी क्षति हो रही है। लेकिन अगर आप फल की खेती करते हैं तो एक तो आमदनी उसमें बहुत ज़्यादा है, इससे 3 गुना 4 गुना सामान्य फसल से आमदनी बढ़ जाता है। तो अगर 1 एकड़ आप पपीते की खेती करते हैं तो उसमें 2.5 से 3 लाख रुपये आपको प्रतिवर्ष नेट आमदनी हो जाता है, जबकि गेहूं धान से इस तरह की आमदनी किसान को नहीं हो पाता है और प्राकृतिक आपदा का भी उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे में पपीते की खेती या अन्य बागवानी की खेती काफ़ी लाभप्रद है अन्य परंपरागत फसल के अपेक्षा। लॉकडाउन का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए सभी विद्यालय बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं।
जिसे लेकर बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना सामान्य बच्चों की तरह ही है। बच्चों को खेल खेल में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। बच्चे भी मोबाइल और लैपटॉप से मजे में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन में तो हम सब जानते हैं कि सब कुछ बंद है, फिर भी अगर बच्चे घर में हैं तो मूकबधिर बच्चे हैं। हमारे यहाँ मूकबधिर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, तो ऐसे भी मूकबधिर बच्चे घर में हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पेरेंट्स लोगों का भी कहना था सारे लोगों को कुछ ऐसा कहिए जो एंगेज किया जाए। सब जगह ऑनलाइन क्लास चलता है, आप भी शुरू की, तो उसको देखते हुए हमने भी ऑनलाइन क्लास शुरुआत किया, है कि नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है, जो ये बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं, फिर उसको हम बोलकर समझा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ साइन लैंग्वेज है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, और इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। अगर उसके माध्यम से करते हैं तो हम बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं, और हम इसका शुरुआत कर दिए हैं। जैसे आज इन लोगों को हम बताए हैं कैलेंडर कैसे बताते हैं, तो जैसे हम पेज एक दूसरा पलटते रहते हैं, उसी तरह से हम कैलेंडर का साइन लैंग्वेज बताएं उसको कैलेंडर, इस तरह से करके हमने कैलेंडर बना दिया उसको। अब कैलेंडर में क्या होता है, पूरे मंथ होता है, तो अब कैलेंडर के बाद उसको हमने बताया एक मंथ का क्या होता है। तो मंथ का पहले हमने स्पेलिंग बताया MONTH मंथ। अब इसका सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो ये मंथ का सांकेतिक भाषा होता है इस टाइप से। तो फिर हमने उसको मंथ के बारे में बता दिया। उसके बाद हमने उसको स्पेलिंग के साथ याद कराया, जैसे MONDAY मंडे हो गया, TUESDAY ट्यूसडे हो गया। इसी तरह से मैंने 7 महीने का नाम याद करा दिया। इसके बाद मैथ में भी इन लोगों बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है इसमें? और हाँ, बच्चों का भी ये हम बताने के बाद उसको फिर असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं उसको, और फिर यही चीज़ को कल होकर के हम उससे पूछते हैं, फिर इशारा में डे का नाम बताओ, तो बच्चे घर में याद कर लेते हैं, और वो फटाफट अपना कोई और लिख करके हमको वो दिखा देता है। रिस्पॉन्स 100% पॉजिटिव आता है इन लोग। कोई गरीब भूखा ना सोए संकल्प कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के गरीबनाथ नगर मंडल के द्वारा लगभग 400 जरूरतमंद असहाय व्यक्तियों को कोरोना वॉरियर्स एवं रिक्शा चालक अथवा उन दिव्यांगों को जो समय पर खाना नहीं खा पाते हैं, उन लोगों के बीच गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाकाहारी पुलाव का वितरण किया गया। आज भाजपा युवा मोर्चा गरीबनाथ धाम मंडल की तरफ से आज सभी गरीब को हम लोग वेज बिरयानी बनवा के वितरण किए हैं। हम लोग का एक संकल्प चल रहा है, कोई भी गरीब भूखा न सो। इसी संकल्प को लेते हुए ये कार्यक्रम जब तक लॉकडाउन है तब तक चलते रहेगा। हमारे जिला अध्यक्ष नचिकेता पांडे जी इस कार्यक्रम का आह्वान करते हैं। गुरुवार को एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना रोड स्थित स्लम बस्ती में मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते मामले को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक, डाइटिशियन सुषमा सुमन मौजूद रहे। आज कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास मंच के द्वारा मास्क का वितरण किया जा रहा है। यह मास्क आज 400 से 500 बच्चों के बीच वितरण किया जा रहा है ताकि बच्चे घर में रहें और सुरक्षित रहें। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती क्षेत्र में डाइटिशियन सुषमा सुमन के नेतृत्व में 500 बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया ताकि बच्चे घर में रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल मुजफ्फरपुर इस बीमारी से सुरक्षित है, पर लोगों को इसकी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन को हर हाल में पालन करने के लिए कहा गया है। गुरुवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर भगवान बुद्ध और मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरजीत कुमार के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन आज भी प्रासंगिक है और विश्व उनके आदर्श पर चलकर ही दुनिया में अमन, शांति, विश्व बंधुत्व एवं सभी संकटों से मुक्ति पा सकता है। समाज सेवी, नागरिक मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, मुजफ्फरपुर के महान विभूति स्वर्गीय अमरजीत कुमार
एवं आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा महान दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम भगवान बुद्ध को भी नमन कर रहे हैं और अपने मित्र, हम लोग के सहयोगी, नागरिक मोर्चा तथा अनेकों संगठनों के सभी कार्यक्रमों में कंधे से कंधे मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान समाज सेवी स्वर्गीय अमरजीत कुमार के प्रति हम आज मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हम एक प्रस्ताव पारित कर जिला प्रशासन एवं नगर निगम से यह मांग करते हैं कि अमरजीत कुमार जी के आवास एवं दुकान के समीप जो चौक है, उस चौक का नामकरण स्वर्गीय अमरजीत कुमार के नाम पर किया जाए और वहीं पर हम लोग सभी लोगों के सहयोग से एक प्रतिमा भी वहां पर उनकी स्थापित की जाएगी और अगले वर्ष जब लॉकडाउन समाप्त होगा, सोशल डिस्टेंस की बात नहीं रहेगी, उस समय हम लोग फिर उनका पुण्यतिथि पर एक भव्य समारोह करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।